हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो हमने 1 to 10 सेक्शंस करे थे हिंदू मैरिज एक्ट के, आज हम उसके आगे के 10 सेक्शंस करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स के बारे में। सेक्शन 11 अगर हम देखें तो वो डायरेक्ट प्री में भी पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी है, वॉइड मैरिज। तो कोई भी मैरिज जो कि सेक्शन 5 क्लॉजेज 1, 4 और 5 के कॉन्ट्रवेंशन में करी गई है, उस मैरिज को हम वॉइड मैरिज बोलेंगे। और क्लॉज 1, 4 और 5 क्या है? 1 बाइगेमी, 4 और 5 सपिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर अगर शादी करी है तो उसके बारे में बताता है। अब सेक्शन 12 को अगर हम देखें तो वो वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में बात करता है। Any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act shall be voidable। कैसी होगी? voidable होगी। अगर ABCD कंडीशंस में फॉल करती है तो ऐसी मैरिज क्या होगी? voidable मैरिज होगी। और उसे अनल किया जा सकता है बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स। डिक्री ऑफ नलिटी हमने लेनी होगी और ये मैंडेटरी है डिक्री लेना। अब कौन कौन से ग्राउंड्स हैं वॉइडेबल मैरिजेस के? तो सबसे पहले हम देखते हैं सब सेक्शन ए क्या बोलता है, दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कॉन्ज्यूमेटेड ओइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट की इंपोर्टेंस की वजह से मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है, तो ये ग्राउंड आ जाता है वॉइडेबल मैरिजेस के लिए। बी बोलता है दैट द मैरिज इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5। मतलब जो एक पर्सन है वो अनसाउंड है या फिर रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी से सफ़र करता है और या फिर मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करता है, तो उस केस में भी क्या होगी? मैरिज वॉइडेबल होगी। अब सी अगर देखें हम तो सेक्शन 12 का सी हमको सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज ए के साथ हमें पढ़ना होगा। तो वो क्या बोलता है कि जो पेटिशनर की कंसेंट है वो या तो फोर्स से ली गई है या फ्रॉड से ली गई है। और फ्रॉड किसके रिगार्डिंग? एज टू द नेचर ऑफ सेरेमनी और एज टू एनी मटेरियल फैक्ट और सर्कमस्टांसेस कंसर्निंग द रिस्पोंडेंट। अब इसको अभी हमने क्या देखा कि 12 के 2 के ए के साथ पढ़ना है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस के बारे में बात करता है? सबसे पहले फर्स्ट, द पिटीशन इज प्रेजेंटेड मोर देन 1 year आफ्टर द फोर्स had ceased to operate और as the case में भी the fraud had been discovered। जब से फ्रॉड डिस्कवर हुआ या फोर्स सीज हुई उसके 1 साल के अंदर अगर डिक्री फाइल नहीं करी गई तो कोई भी पिटीशन फॉर अनलिंग अ मैरिज आप फाइल नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड नंबर सी। सेकेंड, द पिटीशनर हैज विद हिज और हर फुल कंसेंट लिव्ड विद द अदर पार्टी टू द मैरिज एज हस्बैंड और वाइफ आफ्टर द फोर्स हैड सीज। जब से फोर्स सीज हुई है या फिर फ्रॉड डिस्कवर हुआ है तब से पिटीशनर अपनी फुल कंसेंट के साथ नहीं रह रहा है, पिटीशनर रिस्पोंडेंट के साथ। तो अगर ये वाली कंडीशंस फुलफिल हैं तो आप सेक्शन 12 के सबसेक्शन सी के ग्राउंड पर क्या कर सकते हो? मैरिज को अनल कराने के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हो। अब देखते हैं इसका डी ग्राउंड क्या कहता है। तो डी ग्राउंड किसके बारे में बात करता है? दैट द रेस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ द मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन अदर देन द पिटीशनर। पिटीशनर के अलावा वो किसी और पर्सन के साथ क्या थी? प्रेग्नेंट थी। लेकिन ये वाला आप जो ग्राउंड है तभी इन्वोक कर सकते हो जब सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी की कंडीशंस फुलफिल होती हों। और वो क्या बोलती हैं? वो क्या क्या कंडीशन है कि दैट द पिटीशनर वाज एट द टाइम ऑफ द मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स एलेज्ड, कि जो पिटीशनर है वो जिस टाइम पर उसकी शादी हो रही थी वो इग्नोरेंट था उसकी किसके बारे में? प्रेगनेंसी के बारे में। उसको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। अगर हम सेकंड की बात करें, दैट द प्रोसीडिंग हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ अ मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद इन 1 year ऑफ सच कमेंसमेंट। अगर ये शादी इस एक्ट के कमेंस होने से पहले हुई है तो जब से ये एक्ट आया है आपको क्या करना होगा? 1 साल के अंदर इस ग्राउंड पे आप सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है, डिक्री को मैरिज को अनल कराने के लिए। और दूसरा, अगर शादी इस एक्ट के आने के बाद हुई है और एट द टाइम ऑफ मैरिज शी वॉज प्रेग्नेंट विद अदर मैन,
तो उस केस में जब से शादी हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, पिटीशन फाइल करनी होगी मैरिज को वॉइडेबल करार कराने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि और जब से उसको पता चला है कि उसकी वाइफ किसी और पर्सन के साथ प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, तो तब से क्या नहीं हुआ है, मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ है पेटिशनर की कंसेंट के साथ। that marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of the existence of the said ground। तो अगर ये कंडीशंस हमारी फुलफिल होती हैं तो आप क्या कर सकते हो, सब क्लॉज डी के अंदर डाइवोर्स के लिए नहीं सॉरी वॉइडेबल मैरिज कराने के लिए आप पिटीशन फाइल कर सकते हो। अब हम देखते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। डायरेक्ट सेक्शन में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके अंदर में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ मैं आज जिससे आपको ये डाइवोर्स के ग्राउंड्स याद करने में बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी, बिल्कुल सीरीज वाइज। तो देखिए AC, DC, UV, RP, ये जो AC DC तो करंट होते हैं, UV रेज होती है और इसके बाद हमारा क्या है RP बोलता है रियल पावर। RP फॉर व्हाट, RP फॉर रियल पावर। और A 1 के साथ कोरेस्पॉन्डेंस करेगा, C IA के साथ कोरेस्पॉन्ड करेगा, D IB के साथ कोरेस्पॉन्ड करेगा, C सेकेंड के साथ सब कोरेस्पॉन्ड करेगा, U 3 के साथ करेगा, V 5 के साथ करेगा, R 6 के साथ करेगा और P किसके साथ करेगा, 7 के साथ करेगा। अब देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या क्या है। A फॉर एडल्ट्री, C फॉर हमारा क्या हो गया, C फॉर हमारा हो गया क्रुएलिटी, D फॉर डिजर्शन, अगेन C फॉर कन्वर्जन, U फॉर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, V फॉर वेनरल फॉर्म ऑफ डिसीज, R फॉर हमारा क्या हो गया कि उसने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है और P फॉर हमारा क्या हो गया, P फॉर हमारा हो गया कि उसके बारे में पीरियड ऑफ 7 ईयर्स किसी ने नहीं सुना है। तो ये भी ग्राउंड का डाइवोर्स का ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम 1 बाय 1 डाइवोर्स को ग्राउंड्स को देखते हैं कि किन किन ग्राउंड्स पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ग्राउंड्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ग्राउंड है, सबसे पहले ग्राउंड है हमारा हैड वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इस सेक्शन को हम बोलते हैं एडल्ट्री। ठीक है, अगर एक स्पाउस एडल्ट्री करता है तो उस केस में अब देखो सेक्शन 497 IPC को तो हमने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। किस केस के अंदर, जोसेफ श्राइन के केस के अंदर। लेकिन अभी भी ये ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स की तरह एग्जिस्ट करता है। IA के किसके बारे में बात करता है, क्रुएलिटी एक ग्राउंड है। अब क्रुएलिटी पे हमारे कुछ केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो रेपिटेटिवली पूछे जाते हैं। और वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन कौन से केसेस हैं हमारे। सबसे पहले तो हमारा आ गया दास्ताने वर्सेस दास्ताने हो गया, फिर उसके बाद समर घोष वर्सेस जया घोष हो गया, फिर रसल वर्सेस रसल हो गया, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी हो गया, V भगत वर्सेस D भगत हो गया, नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली हो गया, ये कोहली वर्सेस कोहली, दस्ताने वर्सेस दास्ताने, समर घोष वर्सेस जया घोष, ये सारे के सारे केसेस किस पर हैं, और V भगत वर्सेस D भगत ये मेंटल क्रुएलिटी पर हैं। अब हमने मेंटल क्रुएलिटी एक ग्राउंड की तरह देख लिया, उस पर हमने कुछ केसेस भी देख लिए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अब देखते हैं हम A भी देख लिया हमने, अब IB देखते हैं। IB बात करता है डिजर्शन, और डिजर्शन कितने पीरियड के लिए होना चाहिए, डिजर्शन कॉन्टिन्यूअस 2 ईयर्स के लिए होना चाहिए इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। जब से आपने पिटीशन फाइल करी है उसके 2 साल पहले तक का डिजर्शन पीरियड होना चाहिए। अब इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पर डिजर्शन को बता भी रखा है कि डिजर्शन का जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या होता है। तो डिजर्शन ऑफ द पिटीशनर बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज विदाउट रीजनेबल कॉज। जो डिजर्शन है वो बिना किसी रीजनेबल कॉज के होना चाहिए, बिना पिटीशनर की कंसेंट के होना चाहिए या फिर उसकी विल के अगेंस्ट होना चाहिए। और उसमें क्या इंक्लूड करता है, द विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ द पिटीशनर बाय द अदर पार्टी टू द मैरिज। और इस डिजर्शन के जितने भी ग्रामेटिकल वेरिएशंस और कॉग्नेट एक्सप्रेशंस आएंगे उनको हम इस डिजर्शन की कैटेगरी में ही रखेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्राउंड आ जाता है, और डिजर्शन पे इससे पहले हम नेक्स्ट ग्राउंड पे बढ़ें, कुछ हमारे केस लॉज हैं वो भी देख लेते हैं। तो हमारे क्या क्या केस लॉज हैं, हमारे केस लॉज हैं बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती,
ये कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन पर केस है, और ज्योतिष चंद्रा वर्सेस मीरा ये भी हमारा डेजर्शन पर केस है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है, सेकंड बोलता है कन्वर्जन। अगर वो पर्सन कन्वर्ट हो गया किसी और रिलीजन में, इसको हम अपोस्टेसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? अपोस्टेसी भी बोलते हैं, और ये ग्राउंड है और डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। थर्ड बोलता है कि वो अनसाउंड माइंड का हो गया है, और ऐसा अनसाउंड माइंड जो कि इनक्योरेबल है, और पेटिशनर जो है वो रीजनेबली अब रेस्पोंडेंट के साथ नहीं रह सकता। अब इसका एक्सप्लेनेशन ए देखें तो वो मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताता है, बी देखें तो वो साइकोपैथिक डिसऑर्डर के बारे में बताता है। इसमें जो स्काइजोफ्रेनिया है वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपके प्री में कि क्या ये एक ग्राउंड है जिस पर आप क्या कर सकते हो, डाइवोर्स सीख कर सकते हो। तो येस, इट इज़ अ ग्राउंड। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो क्या है बी भी हमने देख लिया, साइकोपैथिक डिसऑर्डर के बारे में बताता है। अब इसके बाद देखते हैं फिफ्थ ग्राउंड क्या है, हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिसीज इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म। 5V मतलब कि 5 में क्या है, वेनरल डिसीज इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म। अब 6 आ जाता है हमारा, 6 बोलता है कि उसने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, मतलब वो सन्यासी वगैरह बन गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं 7 क्या बोलता है कि उसके बीइंग अलाइव हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years or more by those persons who would naturally have heard of it had that party been alive। अगर वो जिंदा होता या होती तो उसके बारे में उन लोगों को तो पता होता ही, उन लोगों को भी नहीं पता है, और वो 7 साल या ज़्यादा टाइम पीरियड हो चुका है। तो ये भी क्या हो जाता है, एक ग्राउंड हो जाता है जिस पर डाइवोर्स सीख करा जा सकता है। अब अगर हम IA की बात करें 13 सबसेक्शन 1A की अगर हम बात करें, तो दोनों में से कोई भी पार्टी टू अ मैरिज whether solemnized before or after the commencement of this act petition present कर सकती है मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए by decree of divorce on these 2 grounds। अब ये जो 1A है इसको हम irretrievable breakdown का ग्लिम्स भी कहते हैं। अब irretrievable breakdown of marriage जो है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि एज अ ग्राउंड हमने अभी इसे हिंदू मैरिज एक्ट में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन 71st लॉ कमीशन ने रिकमेंड ज़रूर करा है कि इसको एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स हम डिक्लेयर करें। और अगर हम 1A की बात करें तो ये कब इंसर्ट किया गया है, 20 दिसंबर 1964 से इसको इंसर्ट किया गया है। अब देखते हैं कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का ग्लिम्स ये कैसे है। ठीक है, तो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में क्या होता है कि शादी में कुछ भी नहीं बचा होता, इस ग्राउंड पर आपको डाइवोर्स दिया जाता है। अब आई में क्या है, 1A के आई में अगर हम देखें दैट देयर हैज़ बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, कि कोई भी रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन नहीं है, नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन एज बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और अपवर्ड्स। 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो गया, कोई रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन नहीं है आफ्टर द, और वो 1 साल कब से, जब से जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास करी गई थी, तब से दोनों पार्टीज के बीच में कोई रिजम्पशन नहीं है। तो एक ग्राउंड हो जाता है जिसके बेसिस पर क्या किया जा सकता है, मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए पिटीशन फाइल करी जा सकती है। अब 1A का अगर हम सेकंड देखें तो क्या बोलता है, दैट देयर हैज़ बीन नो रिजम्पशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एज बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और अपवर्ड्स। और वो किसकी वजह से हुआ है, कॉन्जुगल राइट्स रेस्टिट्यूट नहीं हुई हैं, जब से डिक्री पास हुई है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, तब से कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं हुआ है। तो इन दोनों ग्राउंड्स पर भी आप क्या कर सकते हो, डाइवोर्स मांग सकते हो। अब अगर हम इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की बात करें तो बिल्कुल रीसेंट केस है 2023 का, जो बोलता है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवास। ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब 13(2) में 4 एडिशनल ग्राउंड्स हैं जो कि किसके पास हैं, सिर्फ वाइफ के पास हैं। वाइफ भी पिटीशन प्रेजेंट कर सकती है मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स। किस ग्राउंड पर, कि उसकी शादी जो है वो इस एक्ट के आने से पहले सोलेमनाइज हुई थी और हस्बैंड ने बाइगेमी कंडक्ट करी हुई थी। अब देखो, इस एक्ट के आने के बाद तो बाइगेमी वाली शादी को हमने क्या कर दिया है, वॉइड डिक्लेयर कर दिया है एज पर सेक्शन हमारे 11 के अकॉर्डिंग। लेकिन जो इस एक्ट के आने से पहले उन वाइफ्स का क्या, तो उनको एक ग्राउंड दिया गया है कि वो इस ग्राउंड पर डाइवोर्स क्लेम कर सकती हैं, लेकिन प्रोवाइडेड जो भी दोनों में से कोई भी वाइफ क्लेम कर सकती है, और जो भी वाइफ क्लेम कर रही है वो दूसरी वाइफ एट द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन क्या होनी चाहिए, अलाइव होनी चाहिए। यहाँ पे एट द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन की बात हो रही है। अगर वो ड्यूरिंग द
पिटीशन मर जाती है, जब वो पिटीशन चल रही है कोर्ट के सामने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाइफ के पास कौन सा ग्राउंड है। तो वाइफ के पास जो सेकंड ग्राउंड है कि हस्बैंड जब से मैरिज सोलेमनाइज हुई है वो रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी का गिल्टी है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या बोलता है कि सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस 1956 और सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर कोई डिक्री और ऑर्डर आई थी और मेंटेनेंस ग्रांट किया गया था। और जब से मेंटेनेंस ग्रांट करा गया है, दोनों पार्टीज के बीच में कोहैबिटेशन नहीं हुआ है और 1 साल या 1 साल से ज़्यादा टाइम बीत चुका है, तो ये भी एक वाइफ के पास ग्राउंड आ जाता है, जिस केस में वो क्या कर सकती है, पिटीशन प्रेजेंट कर सकती है। अब फोर्थ अगर हम देखें तो एक मुस्लिम लॉ का कंसेप्ट है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ये कुछ उसी की तरह है, बस उसमें क्या होता है कि मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई होनी चाहिए, लेकिन इसमें चाहे मैरिज कॉन्ज्यूमेट हुई हो या नहीं हुई हो कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपकी शादी 15 साल से पहले हुई है, तो जब से 15 से 18 साल के बीच में वाइफ के पास क्या है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है कि वो मैरिज को क्या करा सकती है, रेप्यूडिएट करा सकती है। इसको ही ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं। अब इसके बाद हम सेक्शन 13A देखते हैं। सेक्शन 13A डायरेक्टली प्री में भी पूछा गया है। अगर आप में से किसी ने उत्तराखंड का प्री दिया होगा तो अभी रिसेंटली ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 13A किसके साथ डील करता है, तो ये अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग के साथ डील करता है। इस सेक्शन को इंसर्ट करा गया 27 मई 1976 से। अब ये क्या है कि डिक्री जो थी वो किसकी आपने मांगी थी, डाइवोर्स की, ठीक है। आपने पिटीशन प्रेजेंट करी और मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए बोला, ठीक है। और लेकिन वो ग्राउंड्स जो है वो 2nd, 7th और 6th वाला ग्राउंड नहीं होना चाहिए। इनके अलावा किसी ग्राउंड पर आपने पिटीशन फाइल करी डिक्री ऑफ डाइवोर्स ग्रांट करने के लिए, तो कोर्ट क्या कर सकता है, अपने डिस्क्रिशन में डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन पास कर सकता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री है तो उसमें डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट नहीं करी जा सकती। अब 13B देखते हैं। 13B अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन वेरियस लॉ एग्जाम्स, ठीक है। सेक्शन 13B, तो 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में बात करता है। ये भी 27 मई 1976 से इंसर्ट करा गया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर दोनों पार्टीज बाय बोथ द पार्टीज टू अ मैरिज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं कि वो लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, 1 या 1 साल से ज़्यादा हो गया और हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं, हम साथ में रह भी नहीं सकते हैं, दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर एंड दैट दे हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व, और वो सहमत हो चुके हैं आपस में कि उनकी शादी क्या हो जानी चाहिए, डिसॉल्व हो जानी चाहिए, तो उस केस में पिटीशन फाइल करेंगे। अब जब से उन्होंने पिटीशन फाइल करी है तो 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसको बोलते हैं कूलिंग पीरियड। ये जो 6 महीने का टाइम होता है इसको क्या बोलते हैं, कूलिंग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब जब से वो 6 महीने की आपने, अब 6 महीने क्या हो गए, बीत गए। अब 6 से 18 महीने के बीच में अगर पिटीशन विड्रॉ नहीं करी गई, इफ द पिटीशन इज नॉट विड्रॉन इन द मीड टाइम, तो कोर्ट क्या करेगा, शैल। अब कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है, अगर वो सेटिस्फाइड है दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, पिटीशन में अवर्मेंट्स ट्रू हैं ये देखने के बाद, डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास कर देगा डिक्लेयरिंग द मैरिज टू बी डिसॉल्व। और डिक्री कब से डिसॉल्व मानी जाएगी, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री, जब से वो डिक्री आई है। अब देखिए कूलिंग ऑफ पीरियड पे हमारे पास 2 लीडिंग केस हैं। एक है हमारा अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन, ये 2013 का केस है। इसमें बोला गया कि जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही वेव ऑफ कर सकता है। लेकिन 2017 में केस आया अमरदीप वर्सेस हरवीन कौर। इस केस में क्या बोला गया, इस केस में बोला गया 2017 के केस में, सबसे पहली बात तो कूलिंग पीरियड कोई मैंडेटरी नहीं है, इज नॉट मैंडेटरी और डायरेक्टरी है, पहली बात। दूसरा, जो कूलिंग पीरियड है वो कोई भी वेव कर सकता है। कौन वेव कर सकता है, एनी कोर्ट, इट कैन बी वेव्ड बाय एनी कोर्ट, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस हो जाते हैं इस मैटर पे। अब हम सेक्शन 14 देखते हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपको डाइवोर्स की पिटीशन प्रेजेंट करनी है तो वो शादी के 1 साल के बाद ही करोगे, 1 साल से पहले नहीं कर सकते, डायरेक्ट पूछा जाता है। 1 में यही वाली बात बताई गई है, लेकिन इसका एक प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड क्या है कि अगर पिटीशन अलाउ करी जा सकती है 1 साल इलैप्स होने से पहले भी, किस ग्राउंड पर, कि
एक्सेप्शनल हार्डशिप हो रही है पेटिशनर को और एक्सेप्शनल डिप्रेविटी हो रही है रेस्पोंडेंट को, ठीक है, इस ग्राउंड पर क्या हो सकता है, 1 साल से पहले भी आपको परमिशन दी जा सकती है कि आप पिटीशन डाल सकते हो डाइवोर्स के लिए। और लेकिन वो पिटीशन और एप्लीकेशन किसके रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हाई कोर्ट ने जो रूल्स बनाए हैं। लेकिन जब वो लीव दे रही होगी, ठीक है, अब इसके बाद एक बार हम ये वाला देखते हैं, सेकंड वाला। अब जब वो एप्लीकेशन डिस्पोज कर रही होगी लीव टू प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर डाइवोर्स के लिए, तो क्या क्या चीज़ों को कोर्ट रिगार्ड करेगी। सबसे पहले तो जो बच्चे अगर हो गए हैं तो उनका इंटरेस्ट, regard to the interest of any children of the marriage and to the question whether there is a reasonable probability of a reconciliation between the parties। क्या 1 साल खत्म होने के पहले उनके बीच में कोई रिकंसाइलेशन हो सकता है। इन सारी बातों को लीव देने से पहले क्या करेगी, वो सारी बातों को कंसीडर करेगी। लेकिन अगर बट क्या बोलता है, इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट एट द हियरिंग ऑफ द पिटीशन, जब पिटीशन चल रही है उस दौरान कोर्ट को क्या लगता है कि पिटीशनर ने लीव टू प्रेजेंट द पिटीशन कैसे ऑब्टेन करी है, मिसरिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन करी है या फिर कंसीलमेंट से ऑब्टेन करी है। तो देखो 2 इंपॉर्टेंट चीज हो जाती हैं, किस तरीके से ऑब्टेन करी गई है, या तो मिसरिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन करी गई है या फिर कंसीलमेंट से करी गई है ऑफ द नेचर ऑफ द केस। तो कोर्ट क्या करेगा, मे क्या हो गया, मतलब डिस्क्रिशन की बात करता है। इफ इट प्रोनाउंसेस अ डिक्री डू सो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द डिक्री शैल नॉट हैव इफेक्ट, डिक्री इफेक्ट में नहीं आएगी जब तक कि 1 साल ना बीत जाए, ठीक है। अगर डिक्री या तो कोर्ट ने पास कर दी, अगर डिक्री कोर्ट ने पास कर दी तो कोर्ट क्या बोल देगा कि इफेक्ट में नहीं आएगी, ये क्या नहीं होगी, इफेक्ट में नहीं आएगी। और या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कोर्ट के पास, कि वो क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है पिटीशन को। लेकिन अब ये पिटीशन चाहे डिसमिस करी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा 1 साल खत्म होने के बाद सूट नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, यहाँ से पता चलता है, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी पिटीशन विच मे बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द said 1 year upon the same or substantially the same facts as those alleged in the support of the petition or so dismissed। उन्हीं सेम फैक्ट्स पर, सेम और सब्सटेंशियली सेम फैक्ट्स पर क्या लाई जा सकती है, दोबारा से 1 साल एक्सपायर होने के बाद पिटीशन लाई जा सकती है। अब ये तो हमने देख लिया। अब 15 क्या देखते हैं, 15 देखते हैं कि जो डाइवोर्स पर्सन्स हैं वो कब कब दोबारा शादी कर सकते हैं। जब मैरिज डिसॉल्व कर दी गई बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स आई और उनकी शादी क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। और अगर कोई तो राइट ऑफ अपील नहीं है तो दोबारा शादी कर सकते हो, और अगर कोई राइट ऑफ अपील है तो जब तक अपील के लिए टाइम फाइल करने का जो टाइम है वो एक्सपायर ना हो गया हो, और अपील अगर प्रेजेंट करी गई है तो जब तक वो अपील क्या नहीं हो गई हो, डिसमिस ना हो गई हो, तो दोनों में से अगर कोई भी पार्टी मैरी कर लेते हैं तो वो अनलॉफुल होगा। अगर इस टाइम पीरियड के बाद करते हैं तो लॉफुल होगी दोनों की शादी। अब सेक्शन 17 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है ये कि लेजिटिमेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस, जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के चिल्ड्रन हैं क्या वो लेजिटिमेट होंगे, तो येस दे आर लेजिटिमेबल एज पर सेक्शन 16, ठीक है। अब वॉइड मैरिजेस के अगर चिल्ड्रन की बात करें तो ये सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 में लेजिटिमेट हैं, और सबसेक्शन 2 में वॉइडेबल मैरिजेस के जो चिल्ड्रन हैं उनको डीम करा गया है लेजिटिमेट। पर एक और क्वेश्चन क्या बनता है, क्या जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के चिल्ड्रन हैं वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की, ठीक है। अदर देन द पेरेंट्स वो किसी की भी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करेंगे, मतलब अपने जो उनकी कुपाशनरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो इनहेरिट नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। अब सेक्शन 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 17 बाइगेमी की पनिशमेंट के बारे में बात करता है। एक तो यहाँ पर इसको वॉइड डिक्लेयर किया गया है, कोई भी मैरिज 2 हिंदूज के बीच में, कोई भी मैरिज अगर 2 हिंदूज के बीच में सॉलेमनाइज करी गई है इस एक्ट के आने के बाद तो क्या हो जाएगी, वो सबसे पहले तो वॉइड हो जाएगी। तो इसी एक्ट के अंदर मैरिज को क्या करा हुआ है, प्रोहिबिट करा हुआ है, और दूसरा पनिशेबल भी करा हुआ है। 494 और 495 ऑफ आईपीसी में जो भी पनिशमेंट है, 494 में 7 साल है, 495 10 साल है। और 495 क्या बोलता है कि जो दूसरी शादी की तुमने करी है उसको भी नहीं बताया अपनी फॉर्मर मैरिज के बारे में, तो 495 के अंदर तुम क्या होगे, पनिशेबल होगे। अब सेक्शन 18 देखते हैं। अगर आपने सेक्शन 5 की कंडीशंस का क्या किया है, कॉन्ट्रवीन करा है, तो आपको कितना कितना पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो अगर सेक्शन 18 का सबसेक्शन ए क्या बोलता है कि अगर
क्लॉज थर्ड का वायलेशन किया है। क्लॉज थर्ड क्या बोलता है कि ब्राइड की एज कितनी होनी चाहिए, ब्राइड की एज होनी चाहिए 18 साल, और ब्राइड ग्रूम की एज कितनी होनी चाहिए, ब्राइड ग्रूम की एज होनी चाहिए 21 साल, और तुमने उससे नीचे शादी कर ली, तो उस केस में रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन, और फाइन कितना 1 लाख रुपीज, या फिर दोनों चीजें आपको एज अ पनिशमेंट दी जा सकती हैं। अब प्री में क्वेश्चन आता है कि चाइल्ड मैरिज, बेसिकली ये चाइल्ड मैरिज हो गई, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा किसको पनिशेबल कर रहा है, चाइल्ड मैरिजेस को पनिशेबल डिक्लेयर कर रहा है। अब चाइल्ड मैरिजेस जो है वो वैलिड होती हैं बट पनिशेबल होती हैं। अब 18 के सबसेक्शन 2 की अगर बात करें तो अगर 4 और 5 का कॉन्ट्रवेंशन करा गया, 4 और 5 प्रोहिबिटेड और सपेंडर रिलेशन के बारे में बताते हैं, इनको कॉन्ट्रवीन करके अगर शादी करी गई है तो कितने साल की सजा होगी, 1 month, सिंपल इंप्रिजनमेंट या फिर फाइन, फाइन कितना 1000 रुपीज, और या फिर दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहां जहां प्री लिखा हुआ है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो ये हम करेंगे कल से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।